व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ लेते हैं और आप पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं कि 10 साल का आरक्षण था हटा दो, 10 साल का आरक्षण था 70 साल हो गए। अरे भाई कहीं है ही नहीं, कहाँ से पढ़ के आए हो, कौन सी किताब पढ़ते हो? क्या संविधान और मनुस्मृति का कोई मिक्सचर तो नहीं तैयार हो गया? हम तो कहते हैं कि SC ST और OBC को यहाँ तक कि पोस्टिंगों में भी आरक्षण दीजिए, प्रमोशन में भी आरक्षण दीजिए, हर उस जगह आरक्षण दीजिए जहां उनके साथ आज भी आजादी के 70 साल बाद भेदभाव हो रहा है। अब द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं काट रहा है, नंबर काट रहा है। तो ये कहना कि उनका दर्द आप नहीं समझ, भाई साहब जिनके साथ 1000 साल का इतिहास है उनके दर्द के बारे में आप सोचिए। है तो बता दे रहा हूँ, राहुल सांस्कृत्यायन की एक छोटी सी किताब है तुम्हारी शय। राहुल सांस्कृत्यायन ब्राह्मण है, उन्होंने उस किताब में जो लिखा है पानी के बारे में पढ़ लीजिए। देश की सबसे लाइलाज बीमारी अगर कोई बीमारी है तो वो मनुवाद और ब्राह्मणवाद है। उस वाद से उस बीमारी से खतरनाक बीमारी SC ST एक्ट नहीं है। BBU यूनिवर्सिटी की एक लॉ की स्टूडेंट मुझसे कहती है कि सर मुझे अपनी जाति बताने में दिक्कत होती है, मैंने एक जगह जात बता दी तो आंटी ने कमरा नहीं दिया और मेरी जात की वजह से मुझे कमरा नहीं मिला। लखनऊ जैसे शहर की बात कर रहा हूँ कि साले तू यहाँ बैठेगा, हट यहाँ से, तू अछूत है। वो कहने की हैसियत किसी के सामने से नहीं रही। आज भी वो कर रहे हैं पर डर रहे हैं और ये डर मुझे अच्छा लगता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक आंदोलन शुरू हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। उसके बाद अब जो नई जंग छिड़ी है सोशल मीडिया पे वो आरक्षण को हटाने को लेकर के छिड़ी हुई है। उसी के विरोध में लगातार लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनीत कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत इसलिए करेंगे कि इन्होंने कल इनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो वहाँ पे इतने शानदार कमेंट्स थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि सवाल भी कुछ मुझे जायज़ लगे तो मैंने कहा कि पूछा जाए इनसे सवाल, तो बातचीत करते हैं। कल जो आपने स्टोरी की, कल जो आप बातचीत कर रहे थे, जो आपने अपना इंटरव्यू दिया, बातें रखी, उस पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे लगे कि नहीं, इस पे आपसे बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए ना, आप क्या सवाल है आप पूछिए। सवाल देखिए, लगातार जो लोगों का कमेंट्स आया हुआ है इस पे, उनका कहना है कि जो लोग IAS PCS बन गए हैं उनको तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगा कि सही है। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल जरूरी हैं। जैसे एक सवाल, बहुत सारे लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि टीना डाबी और उनकी बहन का सिलेक्शन हो गया, उनके माता पिता IAS IPS। भाई देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिकल जवाब इसका ये है कि जिन लोगों के परिवारों में पहली पीढ़ी आरक्षण से मास्टर या कई छोटी मोटी नौकरियों में जा पाई, अब उनके बच्चे पढ़ के ही किसी अच्छे पद पर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर किसी पहली पीढ़ी का व्यक्ति कभी भी इस लायक तो नहीं बन पाएगा भाई कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए आरक्षण मिलने के बाद। उसकी 2-3 पीढ़ियां स्ट्रांग होंगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो ही वो जज बन पाएगा। दूसरी बात, जो लोग IAS PCS बन भी गए, जरा बताइए कि उनको पोस्टिंग में क्या मिल रहा है। उनके लिए पोस्टिंग में आरक्षण की व्यवस्था है? आज जब सरकार भाजपा की है तो ज़्यादातर जगहों पे OBC SC ST के लोगों को पोस्टिंग नहीं मिल रही है। वो बाबूगिरी कर रहे हैं IAS PCS होके, IAS IPS होने के बाद भी कहीं ट्रेनिंग करा रहे हैं कि कुछ करा रहे हैं, ढंग की पोस्टिंग उनके पास नहीं है। तो जो लोग ये लॉजिक बता रहे हैं ना कि IAS PCS के बच्चों को, IAS के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, भाई देखो, जब अगर प्रोफेसर कोई बनेगा तभी बन पाएगा जब उसके पीछे अच्छा बैकअप होगा, कोई अपवाद उसको छोड़ दिया जाए तो। कोई जज तभी बन पाएगा, सुप्रीम कोर्ट तभी पहुंच पाएगा, वकील अच्छा तभी बन पाएगा जब उसके पीछे बैकअप होगा, कोई अच्छा पत्रकार तभी बन पाएगा जब उसके पीछे बैकअप होगा। और उस बैकअप के लिए 2-3 नहीं 10 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। और रही बात इसकी कि उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये जिसको बरगला रहे हैं उनको साफ साफ ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर सरकार गिनती है ना भाई, SC ST का तो आंकड़ा है सरकार के पास कि कितनी आबादी है, उनकी आर्थिक स्थिति का भी अंदाजा लगाएं और बता दें कितने 1-2% लोग ऐसे होंगे। और SC ST का रिजर्वेशन कितना है भाई? 21.5%। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं आपसे मैं। तो उसमें से 1% लोग अगर दोबारा रिजर्वेशन लेके मास्टर के बाद, IAS के बाद जज बनने की हैसियत लायक हो रहे हैं, वो तो उस समाज का प्रतिनिधित्व तो वहां हो रहा है ना, वो अच्छी बात है। बाकी 20% पे जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आज भी रास्ते खुले हैं। ये सिर्फ बरगलाने का रास्ता है और ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शोषण आपने हजारों साल किया उसको ऐसे चुटकी में नहीं खत्म कर देंगे। हम तो कहते हैं कि SC ST और OBC को यहाँ तक कि पोस्टिंगों में भी आरक्षण दीजिए, प्रमोशन में भी आरक्षण दीजिए, हर उस जगह आरक्षण दीजिए जहां उनके साथ आज भी आजादी के 70 साल बाद भेदभाव हो रहा है। लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका दर्द आपको समझ में नहीं आएगा, जिनको आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिली, उनसे कम नंबर वालों को नौकरी मिल गई। भाई ये बताओ, उनका दर्द आपको समझ में आ रहा है जिनको सिर्फ इसलिए कि किसी ने जाति की मोहर लगा दी थी, हजारों सालों तक जानवर से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या उनका दर्द आपको समझ में आ रहा है? उनका एहसास थोड़ा सा आपको है?
चलिए छोड़ दीजिए, गुलाम भारत की बात छोड़ दीजिए, उससे पीछे राजशाही की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग हिंदू में अलग अलग थे ना भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जिनका शोषण आपने किया है, उनके साथ कितनी जानवरों से भी बदतर। भाई याद है ना, हांडी गले में लटकाई जाती थी, पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, ये झूठ तो है नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। आपको उनका दर्द समझ में आ रहा है, और उनके बच्चे आज आजाद भारत में भी उनके साथ छुआछूत हो रहा है। कितनी घटनाएं, एक घटना है, आप इंदर मेघवाल की घटना आपको याद होगी राजस्थान की, ऐसी बथेरी घटनाएं, एक घटना तो है नहीं बॉस, इतनी है कि आप गिनते पागल हो जाएंगे। इस देश में जातिवाद का कीड़ा आज़ादी के बाद मुझे लगता है और गहराता जा रहा है। अब वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जातिवाद हो रहा है। अब द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं काट रहा है, नंबर काट रहा है। तो ये कहना कि उनका दर्द आप नहीं समझ, भाई साहब जिनके साथ 1000 साल का इतिहास है, उनके दर्द के बारे में आप सोचिए, उनकी स्थिति और समाज में परिस्थिति के बारे में सोचिए, और उनको न मिल रहे अवसरों के बारे में सोचिए कि उनको अवसर देने की व्यवस्था के खिलाफ आप खड़े होके बौद्धिक जुगाली करने का नाटक कर रहे हैं। और ऐसे मूर्खों की बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और ये संघ की चालाकी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें फंसने वाले नहीं है इस देश अच्छा, के लोग। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि शोषण हुआ, हजारों साल तक शोषण हुआ, 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, तो जिंदा कैसे हो भाई? यार इसका जवाब मैंने कल भी दिया था कि हजारों सालों तक शोषण हुआ, 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया। इसका बड़ा अच्छा जवाब मैंने कल वाला वीडियो दिया है, में दिया है, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। कहिए तो फिर दोहरा दूं, आपने कहा है तो बता दे रहा हूं। राहुल सांस्कृत्यायन की एक छोटी सी किताब है, तुम्हारी शय। राहुल सांस्कृत्यायन ब्राह्मण है, उन्होंने उस किताब में जो लिखा है पानी के बारे में पढ़ लीजिए। किस तरीके से रामचरितमानस की लाइनें पढ़ते हुए लोग बाकायदा एक दलित को कुएं से पानी निकालने पर पीटने मारने लगते हैं, दौड़ा लेते हैं। और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, राहुल सांस्कृत्यायन आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ ब्राह्मण लिख रहा है। अगर वो बंदा गलत लिख रहा है तो भाई फिर मैं क्या ही कहूँ, मेरी बात का तो कोई मान है भी नहीं। वैसे भी लोग लगातार उसी कमेंट सेक्शन में, मैंने कमेंट्स पढ़े, लोगों की मांग है, कह रहे हैं कि SC ST का जो आरक्षण है उसमें भी अब क्रीमी लेयर लागू हो जानी चाहिए। ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसका जवाब अभी मैंने आपसे क्या कहा कि देखो भाई, सरकार के पास आंकड़ा है, कितना प्रतिशत आरक्षण है सबको पता है। उस आरक्षण में, उस आरक्षित सीटों में कितने लोग सेलेक्ट होकर आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं, सरकार उनकी गणना कर ले। और जो लोग आर्थिक रूप से SC ST में मजबूत हुए हैं, विवेक आपको बताऊं मैं, उन सबको अभी उनके बच्चों को और आगे ले जाने में वक्त लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 1-2 बार के आरक्षण में आपकी जगह नहीं बनेगी। आप अभी आज भी भारत में ये स्थिति है कि आरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो दलितों का सांसद विधायक बनना तक बहुत मुश्किल है। बहुत गिनी चुनी पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक सांसद जो है जनरल सीट पे दलित को बना दिया। तो अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं OBC SC ST के, बता दीजिए। प्रोफेसर्स कितने हैं? कल भी मैंने ये सवाल पूछा कि UPSC के इंटरव्यू पैनल में कितने दलित पिछड़े हैं जो लोगों को सही से इंटरव्यू करें और प्रॉपर ईमानदारी से नंबर दे। बेईमानी तो हो रही है ना। तो अभी लंबा वक्त लगेगा। एक पीढ़ी का बेहतर हो जाना रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेना नहीं होता है। अच्छा, SC ST पे भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि SC ST एक्ट को अब खत्म हो जाना चाहिए, और लोग कह रहे हैं यहाँ तक कि एक लाइलाज बीमारी है। SC ST एक्ट देखो, जो कह रहे हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी के शिकार हैं। एक्चुअली वो खुद लाइलाज बीमारी है। इस देश की सबसे लाइलाज बीमारी अगर कोई बीमारी है तो वो मनुवाद और ब्राह्मणवाद है। उस वाद से, उस बीमारी से खतरनाक बीमारी SC ST एक्ट नहीं है। दूसरी बात, SC ST एक्ट बीमारी हो ही नहीं सकती। वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसने जाति के नाम पर लोगों के साथ हो रहे दमन और शोषण का इलाज किया है। कम से कम इस बात का डर तो है उन लोगों में जो किसी की जात पूछ के उनका अपमान करते थे, या जात जानने के बाद उनको नीचे बिठा देते थे, गाली देते थे जात की कि साले तू यहाँ बैठेगा, हट यहाँ से, तू अछूत है। वो कहने की हैसियत किसी के सामने से नहीं रही। आज भी वो कर रहे हैं पर डर रहे हैं, और ये डर मुझे अच्छा लगता है। और SC ST एक्ट तब तक नहीं हटेगा जब तक आप इस देश में जात नहीं खत्म कर देंगे, जब तक आप छुआछूत भेदभाव नहीं खत्म कर देंगे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि छुआछूत और भेदभाव का क्या आलम है इस देश में। और जिसको नहीं पता, आए हमारे साथ चले, हम उसको सच्चाई दिखाएंगे। अभी भी हैं ऐसी चीजें? क्यों नहीं है? आप नहीं देख रहे हैं? मैं कुछ छुपा रहा हूँ आपसे? आप चलिए ना, आप छोड़ दीजिए, आप यहीं खड़े 100 किलोमीटर दाएं बाएं चलिए, इसी लखनऊ में मैं आपको दिखा दूंगा। लोगों को अपनी जात छुपा करके रहना पड़ता है। BBU यूनिवर्सिटी की एक लॉ की स्टूडेंट मुझसे कहती है कि सर,
मुझे अपनी जाति बताने में दिक्कत होती है। मैंने एक जगह जात बता दी तो आंटी ने कमरा नहीं दिया, और मेरी जात की वजह से मुझे कमरा नहीं मिला। लखनऊ जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो जात अभी खत्म नहीं हुई है। लखनऊ की बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। और हजारों उदाहरण हैं दलित बच्चों के साथ शोषण का, दलितों के साथ शोषण का, उसको आप नकार नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। जो सच है वो सबके सामने है। लाख आप आंखें बंद करके कहते रहे कि इसकी जरूरत नहीं बची है। एक सवाल लगातार पूछा जाता रहा है और शायद इसका स्पष्ट जवाब अब तक लोगों को नहीं मिल पाया है, या मिल भी पाया है तो शायद उसे वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपसे सीधा सटीक स्पष्ट उत्तर चाहूंगा इस सवाल का। आरक्षण संविधान में कितने सालों के लिए लागू किया गया था? भाई देखो, ये कंफ्यूजन नहीं पालनी चाहिए, किसी को भी नहीं पालनी चाहिए, और किसी को पालनी है तो मुगालते पालना बहुत आसान काम है। आपको थोड़ा सा बेसिक रिसर्च करना है। देखिए, ओबीसी और एससी एसटी को जो आरक्षण नौकरियों में मिला, उसमें कहीं भी 10 साल की कैपिंग की बात नहीं है। उसमें सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व की बात है, और अभी प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया जारी है, वो भी 1-2% ही आ रही है। समझ रहे हैं आप, प्रतिनिधित्व अभी अधूरा है। जिस 10 साल के आरक्षण की ये बात करते हैं वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मिलने वाले आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उसको संविधान में संशोधन करके बार बार बढ़ाया जाता है। वो एक दूसरा चर्चा का विषय है। पर जब आप क्रीमी लेयर और एससी एसटी का आरक्षण, नौकरियों की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऐसी कोई कैपिंग नहीं थी, न ऐसी कोई कैपिंग की व्यवस्था कहीं मिलेगी आपको खोजने पर भी। तो ये मूर्खतापूर्ण बहस है। 4 लोग कुछ झूठ फैला देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ लेते हैं, और आप पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं कि 10 साल का आरक्षण था, हटा दो, 10 साल का आरक्षण था, 70 साल हो गए। अरे भाई, कहीं है ही नहीं, कहाँ से पढ़ के आए हो? कौन सी किताब पढ़ते हो? क्या संविधान और मनुस्मृति का कोई मिक्सचर तो नहीं तैयार हो गया है? या कहीं ऐसी किसी शाखा वाखा में तो शाम को नहीं बैठता है? किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं आ गया जो बना के दे दे रहा है आपको खिचड़ी? 10 साल अंदर से घुसा दिया आपने, लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण वाला 10 साल यहाँ घुसा दिया, संविधान संशोधन करके सदन से बढ़ रहा है। आपके भी नेता आप जाओ, वो दूसरी बात है, वो दूसरी डिमांड है। लेकिन नौकरियों में, शिक्षा में और बाकी जहाँ भी SC ST एक्ट की बात करिए, आरक्षण की, OBC SC ST की, वो कभी हटने वाला नहीं है, और उसके लिए कोई कैपिंग नहीं है अभी, जब तक लोगों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा इन सब पे कि जो मुहिम लगातार सोशल मीडिया पे अब चल रही है, आरक्षण हटाओ आंदोलन, क्या होगा? लोग संगठित होकर के अगर फिर सड़कों पे उतरते हैं तो होगा क्या? यार कुछ नहीं होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, बार बार दोहरा दूं ये बात, किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना कि आरक्षण हटाओ आंदोलन, उन्हीं को मौका दे दो, बिठा दो सरकार में, कह दो हटा दें। उनको दे दो पूरी पावर, कह दो हटा के दिखाओ। उनको बोलो तुम्हारे हाथ में पूरी पावर है, जाओ तुम सदन में बदल दो। भाई साहब, वो अपने घर से कांपते पांव से दरवाजे तक नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, इस देश की जो OBC SC ST पॉपुलेशन है ना, वो बहुत जागरूक हो गई है। और कभी भी ना, मतलब वो चैन से सो रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? उनको अपना काम करने दो, पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी उनको बहुत लड़ाई लड़नी है, तुम्हारी बेवकूफ़ी में नहीं पढ़ना चाहते वो। जिस दिन तुम रोड पे आओगे वो भाई आ ही नहीं पाएंगे यार। छोड़ो, ये बताऊं तुम्हें, जिसने ये पेज स्टार्ट किया था ना, आरक्षण बचाओ आंदोलन, उसने खुद उस पेज से नाता तोड़ दिया। त्यागी, क्या नाम था उसका, वो कह रहा है कि अब मुझे इसमें नहीं पढ़ना, अब मैं आंदोलन नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। वो 2-4 संघ के 4-5 ऐसे दुष्ट टाइप के, चालाक टाइप के, हरामखोर टाइप के लोगों को उसने जिम्मेदारी पकड़ा। अंदाजा लग गया है, सबको समझ में आ जाता है भाई। अब कुछ ऐसे ही महीन टाइप के हरामखोर लोग, जिनको शर्म लाज कुछ नहीं है, हया नहीं है, वो करते रहेंगे ये लड़ाई। ये मूर्खतापूर्ण बात है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना पड़िए, ना उस पर बहस करिए। चलिए, फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके की मुहिम लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके खिलाफ में अब आरक्षण को मानने वाले लोग खड़े हो गए हैं, संविधान को मानने वाले लोग खड़े हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे ये जो तथाकथित आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसका क्या कुछ परिणाम होता है, क्या रिजल्ट निकलता है।